बहुत बहुत खैर मकदम इस्तेमाल करते हैं आपका, बहुत बहुत खैर मकदम इस्तेमाल करते हैं डिकोड विद जिया के इस नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स से इंडियन ऑथर शुभ्रांशु रॉय। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल है। Namaskar, thank you for inviting me over to your show. यू मोस्ट वेलकम। सर जैसा कि आपने 30 साल जर्नलिज्म में बिताया और आपको सोपा अवार्ड मिला, फिर आपको किस मोमेंट पे लगा कि आपको अब जर्नलिज्म क्विट करके यूएस सेटल होके ऑथर बन जाना चाहिए? मैं ऑथर तो इंडिया में ही बना था। 2019 में मेरी पहली किताब निकली, उसका नाम है ज़ारा's विटनेस। इट वाज अ फिलोसॉफिकल फैंटेसी जो हमारे उपनिषद के जो फिलॉसफी है उसी को मैं अब्सॉर्ब करके एक मॉडर्न जनरेशन, आपके जनरेशन के लिए एक कहानी के तौर में वही फिलॉसफी एक्सप्रेस करने की कोशिश की। And that is without being attached to the religion or rituals or anything. I went to the core philosophy. What are the Upanishads all about? Without any ritualistic meaning. What is the core philosophy and how is it universally applicable सब पूरे दुनिया के लिए, सब मनुष्य के लिए, और मनुष्य से भी छोड़कर वो जानवर जितने लिविंग बींग्स हैं सबके लिए ये कैसे अप्लाई होता, उसी पे मैंने ये किताब लिखा एक कहानी के रूप में, जिसमें there was only one character of a girl from birth till 24 years। हमारे इसमें बोला जाता है कि जो maturity comes at 24 years of age, तो उसमें वो जर्नी, एक ही पर्सन का जर्नी and how she related to her circumstances, अपने वातावरण, पेड़ पौधे पक्षी, यही मनुष्य बन गए इस कहानी में। तो इसमें रिवॉल्व करके मैंने एक कहानी लिखा जो मैं इंडिया में रहते वक्त लिखा। मेरी दूसरी किताब जो है, एक किताब है शैडोज ऑफ द फ्रैगमेंटेड मून, जो कि एक कविता की किताब है अगर वैसे देखें, बट ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू एंड इट इज स्टीप्ड इन बेसिक इंडियन विजडम, जो वेदांत के विजडम कहते हैं, उसमें स्टीप किया है। इसमें भी हमने कोई रिलीजन का फिक्र नहीं किया। I did not refer to any religion or ritualistic because these books are beyond religion and they are beyond rituals. ये दो हमारे बहुत कम लोग इसके बारे जानते हैं। एक का नाम है योग वशिष्ठ और दूसरे का नाम है अष्टवक्र गीता। ये दो किताब जो बेसिकली माइंड ट्रेनिंग के लिए होता है, ये धर्म के बारे नहीं है। तो ये माइंड, इस पे मैंने किताब लिखा कविता के रूप में, शैडोज ऑफ द फ्रैगमेंटेड मून, जिसमें 108 कविताएं लिखे गए। ये भी मैं इंडिया में रहते वक्त लिखा, but by the time it was published in 2022, I had already relocated to the US by then. बहुत से एक इंडिया में एक पर्सपेक्टिव है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ब्रिटिश के द्वारा लाई गई कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, और जो पोस्ट कॉलोनाइजेशन एज है उसमें ये माना जाता है कि उसमें बहुत से लोगों के पर्सपेक्टिव थे कि जब हम अपनी हिस्ट्री लिखें या अपना लिटरेचर लिखें वो टोटली हिंदी में हो। हम उसमें इंग्लिश का बाइकआउट भी कहीं कहीं देखने को मिला। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत गलतफहमी है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में, इन द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि हम अपने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को ही अडॉप्ट करें या उर्दू को अडॉप्ट करें या बंगाली को अडॉप्ट करें अपने स्टेट के, या तमिल को अडॉप्ट करें। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जो है, द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड। एक समय हम लोग जब छोटे थे हमें सुनाई पड़ा कि फ्रांस में जाने से फ्रेंच बोलना पड़ता, नहीं तो लोग जवाब नहीं देते, डोंट आंसर टू यू बिकॉज दे ओनली स्पीक इन फ्रेंच। और जापान में जाने से दे डू इवन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन जापानीज। दिस माइट बी ट्रू, बट आई हैव ट्रैवल्ड टू दीज कंट्रीज, आई हैव ट्रैवल्ड टू क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज इन यूरोप। होल वर्ल्ड में अभी इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज जिससे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाता है। वी आर नॉट सपोज टू कि मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली पे ही लिखूं और बंगाली कल्चर पे लिखूं, और हिंदी बोलता हूं, मैं इलाहाबाद का हूं तो मैं हिंदी में ही लिखूं, और हिंदी में लिखूं तो पूर्वैया हिंदी में लिखूं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि तब हम छोटे जो कूप के मेढक बोलते हैं, कुएं में रह जाते हैं। हमें अगर वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है तो हमारे भी जो संस्कार हैं, हमारे जो सोच समझ है, 5000 साल के चिंतन है, इसी को हमें भी वर्ल्ड से शेयर करनी चाहिए। और ये करने के लिए इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आई कांट एक्सप्रेस इंडियन विजडम इन संस्कृत
जो जो हमारे देश में कितने लोग को अभी संस्कृत, पंडितों को भी पता है, तो वो उनका रिचुअलिस्टिक सेंस पता है, एक्चुअली डीप मीनिंग तो बहुत कम लोगों को पता है। वी कांट डू इट इन अरबिक, कि अगर हम कुरान के जो वाणी है, इट्स अ वेरी हाई फिलोसफी, बट इफ यू आर ओनली टू से यू शुड अंडरस्टैंड कुरान बाय स्पीकिंग इन अरबिक, then you would not be able to share the philosophy, the depth of Quran with the world. And when you can't share, when you can't express, then you have misconceptions about people, about societies, about civilization, जो आज के हालत में हो रहा है. But when you can share it with a common language, use the most common language. That is it. देखिए, जब गौतम बुद्ध ने भी अपना बुद्धिज्म स्प्रेड किया था, उन्होंने संस्कृत से हटके प्राकृत में किया था, बिकॉज दैट वाज द लैंग्वेज दैट पीपल वर अंडरस्टैंडिंग. तो आज के जमाने में मैक्सिमम पीपल अंग्रेजी में बात करते हैं, इसमें बोलने में लिखने में कोई बुराई नहीं है. आप अपने देश के ही परंपरा को फैला रहे हो अंग्रेजी में लिख के. सो दैट इज व्हाई आई कम. आपने अपनी जो पोएट्रीज जो मैंने पढ़ी, शैडो ऑफ फ्रैगमेंटेड मून्स में जो है, या ज़ारा's विटनेस में स्पिरिचुअलिज्म की बात की. आप इससे पहले एक इंटरव्यू या एक लिटरेचर फेस्ट में भी इसकी बात कर रहे थे. बहुत से लोग स्पिरिचुअलिज्म को पूजा पाठ या नमाज रोजे तक महदूद कर देते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट प्रेइंग टू गॉड. आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, पूजा पाठ जो करना है या नमाज पढ़ना है, इसमें कोई बुराई नहीं है. These are basically instruments, or these are physical movements to train the mind. बट अल्टीमेट रिलीजन, अगर आप इस्लाम बोले, क्रिश्चियनिटी बोले, जुडाइज्म बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुइज्म वैसे धर्म नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीजन जो बोला गया है, हमें अभी समझ में आ रहा है. इट इज रॉन्ग टू से. These are all deeply, these are spiritualistic ideas, these are deep philosophies expressed in poetry, which has nothing to do with religion or rituals. It is about communicating and connecting with your higher self. और सब धर्म में बोलता है ये हर जो हायर सेल्फ, इट इज देयर इन योर हार्ट, एंड टू वे टू रीच दैट हार्ट इज थ्रू योर माइंड, थ्रू योर इंटेलेक्ट. सो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू टेक the ritualistic practices as an instrument to discipline your mind. Beyond that, कि आपको ऐसे ही हर सर लटकाना है या ऐसे ही झुकाना है. सर झुकाना है तो झुकाना है, अब जैसे भी झुकाइए. और जो ये अगर आप कर सके, वेदर ये नमाज पढ़ने में या आरती करने में, जब तक आप समझे इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग जो है उसको समझ जाए तो ठीक है, आपका माइंड डिसिप्लिन हो रहा है, ट्रेन हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है. पर उसी में आप अगर पढ़े रहे हो तो बोले कि हम ऐसे ही करेंगे और दूसरा कोई कर रहा है उसको गाली देंगे, वो सही नहीं बात है. ये दिस इज हाउ आई लुक एट इट. हमारे इंडियन सुन्नी इस्लाम में अगर आप देखें, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल प्रैक्टिस इट, बट आई एम टोल्ड, एंड किसी मौलवी ने मुझे सिखाया कि हम सर जो झुकाते हैं ऐसे करके झुकाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना नमाज में, और फिर सो इफ यू एनालाइज इट, you are moving the head in actually towards 5 points. ये I don't know, many religions, many Muslims don't practice it also. शायद ये शिया में नहीं है या अरब के सुन्नी मुसलमान नहीं करते, इंडिया में करते हैं. Many people do it. कोई ऐसे ऐसे ही कर लेते हैं. पर actual movement I am told is about 5 points. 5 points connect with your 5 endocrinal glands. Basically that movement. It's the same thing as जो हम बोलते हैं कि इंडिया में हिंदू लोग बोलते हैं कुंडलिनी अराउज करने. They also connect with the 5 endocrinal glands inside your body. That जो जैसे बोलते हैं कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पिनियल ग्लैंड होते हैं, एड्रेनालिन होते हैं, ये 5-6 जो ग्लैंड है उसी से कनेक्शन करने के लिए कि बॉडी को परफेक्ट अलाइनमेंट, बॉडी और माइंड को परफेक्ट अलाइनमेंट में लाने के लिए है. ये अगर आप जो इस्लाम में जिन्होंने ये सिखाया होगा, वो अरब में सिखाया है या इंडिया में इन्वेंट किए इंडियन मुस्लिम्स, इस वो अलग बात है. पर जिन्होंने इसको किया है, या जो कुंडलिनी अराउजल करने के बोल रहे, थोड़ी ना सांप उठता है बॉडी में. इट इज अपने बॉडी के जो अलाइनमेंट्स, मूवमेंट्स, फ्लोज, उसको अलाइन करने के लिए होता है. अब उसको करने के लिए ये भी रिसर्च है ना, हजारों साल से किए हैं, तब आके ये डिफाइन किए हैं. किसी ने सीधा मत्था टेक करके किया है,
हाँ, कोई सूफी शाइन में दरगाह में जाएंगे तो सर झुकाते हैं वहां पे ना, पीर के कबर पे जो बोलते हैं उसमें हम लोग सर झुकाते हैं। अब इस्लाम में मना है कि आप अल्लाह के सामने झुका सकते हैं और किसी के सामने नहीं, पर लोग करते हैं। इट इज अलाइनमेंट, हाउ यू डू दैट अलाइनमेंट, हाउ यू सबमिट योर माइंड, इट शुड बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। That is how I would look at rituals, whether it's Hinduism, Christianity or Islam. Christian में भी ऐसे करते हैं ना क्रॉस, बॉडी के 5 अंग को दे कनेक्टेड, दैट्स हाउ इट इज। हाँ, ये तो बात स्पिरिचुअलिज्म की हो गई। अगर इंडियन लिटरेचर में वापस आए तो आपको लगता है कि वो कौन सा राइटर या पोएट था जिसने इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, या उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर इंडिया में एक नए आयाम पे पहुंचा? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हुई इंग्लिश लिटरेचर की, और इंडियंस में लोग ज्यादातर बोलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में वो नोबेल प्राइज मिले थे। पर उनके पहले भी था ये जो परंपरा चलती है। अब कब, उनके पहले एक थे बंगाल में माइकल मधुसूदन दत्त, जो ईसाई भी बन गए थे, एंड ही लेड अ westernized life, although born in a Hindu family, he converted. तो वो रविंद्रनाथ से भी पहले आए थे, 1830s 1840s में आए थे। उससे पहले जिन्होंने ये शायद because English spread through coastal regions before coming to Delhi in 1857. हाँ, तो ये मद्रास में, चेन्नई में, बॉम्बे में, कलकत्ता became the seat. So much of it became the seat of their court, administration, everything. Finally, when they got बंगाल का वो जो निजामियत जो मिला एम्परर से, बहादुर मुगल एम्परर से जो अंग्रेजों को मिला, तो तब से इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश एंट्रेंचमेंट हुआ है इंडिया में। और तो इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, बट देयर हैव बीन वेरी ग्रेट इंग्लिश राइटर्स। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो खुद मोस्ट ऑफ हिज स्पीचेस, एवरीथिंग, ही लेड अ वेस्टर्नाइज्ड लाइफ। वो तो उर्दू में फ्लुएंट नहीं थे, ही वाज फ्रॉम गुजरात, ही upheld Urdu, he was a Gujarati, but he communicated most of his articulation, most of his lifestyle, most of his eating and drinking habits were Western. So English civilization across regions, it gradually appeared, but it happened very fast. It happened over a period of 50, 60 years that India became a westernized English-speaking country. Today, people don't realize that perhaps there are more English-speaking Indians than any other English-speaking countries in the world. हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि 300-400 मिलियन लोग, जो कि कम है 1.4 बिलियन में। इफ यू टेक 400 मिलियन, 1 बिलियन को छोड़ भी दे, तो 400 million people are very fluent in speaking in English, which is more than the population of America and far more than the population of England. So India by default is the largest speaking English nation in the world. इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और 400 मिलियन बोले, हमारे 1.4 बिलियन में शायद ऐसे 200-300 लोग हैं जिनको अंग्रेजी, मिलियन लोग हैं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आता होगा एकदम। पर आई थिंक 1 बिलियन पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश, फॉलो तो कर ही लेते, बात तो कर ही लेते। जैसे सब इंडियन, बंगाली हो, मद्रासी हो, हिंदी तो समझ ही लेते हैं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वो एक काम भर की समझ लेते हैं जिससे वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए। और क्या, और पूरा दुनिया ऐसा ही चल रहा है। इट्स नॉट दैट अमेरिकन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। अमेरिकन भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आज के जमाने में अंग्रेज भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते हैं। दे स्पीक, दे अडॉप्ट अमेरिकन स्लैंग्स इन द लैंग्वेज। उसलिए एक इंडियन लेखक थे जिन्होंने बहुत, आपके ओपिनियन में, कहिए कहिए, आपके ओपिनियन में जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो कैसे आज ग्लोबली एक इंडिया का डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश बहुत कम है आज के इसमें। हम लोग जो लिखते, एक तो है इंडिया में किताब पढ़ने का जो परंपरा वो खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया, सब डिजिटल में है। मेरी बेटी के जनरेशन, आपके जनरेशन सब शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम में
चलाते हैं. Photo is more important, and they say a photograph is more than 1,000 words. The world has shifted to visual medium rather than the written medium, so we have to accept that. And जो भी किताबें लिखा जा रहा है इंग्लिश में, it is mostly being written for the Indian English speaking audience. It's a very limited class. उसमें उसमें भी जो पॉपुलर हो रहे हैं, जो पीपल हु आर मॉडर्नाइजिंग महाभारत रामायण बोले, जो भी हो, औरंगजेब का कहानी लिखे, जो भी लिखे, तो वो दोज आर जहाँ पे फोकस एरियाज हैं. बट एक्चुअली लिटरेचर अभी इंडिया में नहीं हो रहा है. वहाँ पे कविता की परंपरा ऑलमोस्ट, शायद हिंदी लिटरेचर में अभी भी है, लोग पढ़ते हैं, बट इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री इज ऑलमोस्ट डेड एंड गॉन. वेरी फ्रैंकली, आई हैड अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फाइंडिंग अ पब्लिशर हु वाज विलिंग टू पब्लिश माय पोएट्री. एंड साल में शायद 1 या 2 इंग्लिश पोएट्री का किताब निकलता है. But if you were to look at it in the global context, world English में, who are the people who have really created an impact? The foremost among them, whether he's controversial, whether we like him or not, and I'm not going by religion, but I'm going by the art of expressing someone himself in English. I don't think आज के ज़माने में सलमान रुश्दी से ऊपर कोई है. He's the best Indian writer of English literature in today's world. And perhaps he's the best Indian writer of English literature in the world, irrespective of whether he's an Indian, whether he's a Muslim or not, or whether he's a European or American citizen. He's the most respected, most popular writer in English today. जो लिटरेचर फेस्ट होते हैं लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कराता है कि लिटरेचर फेस्ट इंग्लिश प्रमोट करने के, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये कामयाब हो सकेंगे इंग्लिश लिटरेचर को या पढ़ने वाले लोगों को बढ़ाने के लिए? देखिए, ये जो हमारा लिट फेस्ट है, इट हैज बिकम, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स अ ग्लैमर शो हो गया है, क्योंकि इसमें ऑडियंस नहीं है. आप भी गए थे, यू वेंट देयर एज अ स्टूडेंट, यू आर स्टिल इन द यूनिवर्सिटी, यू आर इंटरेस्टेड, बट हाउ मेनी पीपल डिड यू फाइंड ऑफ योर पैशन गोइंग देयर? द लिट फेस्ट, एक तो टू थिंक दैट इंग्लिश लिट फेस्ट वर्क्स, आई डोंट थिंक इट वर्क्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि देयर आर लिमिटेड. सेम फेसेस कम यहाँ पे भी आएंगे, कलकत्ते में बेंगलोर लिट फेस्ट, बॉम्बे लिट फेस्ट में, उसमें भी ओनली अ प्रिविलेज सॉर्ट ऑफ पीपल, सेम फेसेस, प्रिविलेज 10-20 पीपल मैक्सिमम विल गो फ्रॉम वन फेस्ट टू अदर, गिव द लेक्चर, गेट सम पब्लिसिटी, फोटो अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट विल बी ओवर. थिंग अबाउट लिटरेचर फेस्ट इज इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव. जो पीपल पढ़ रहे हैं, it should be beyond English. Yes, some Hindi authors are taken, some Bengali lit fest hote hain, but if you are talking in terms of context of lit fest and English, popularizing English literature or any Indian literature for that matter, first we have to accept that English is an Indian language, just as much Bengali is an Indian language, or Assamese or Naga or Urdu they are. When we accept that, and then we have to take it to small towns and cities. ये कस्बा में अगर नहीं ले गए तो लिटरेचर कभी पॉपुलर नहीं हुआ. और आज के भी जमाने में शायद कस्बे में लोग ज्यादा पढ़ते हैं जितने के दिल्ली बॉम्बे में है. पर ये जमाना टिकटॉक का भी है, रील्स का भी है, तो कस्बे में भी लोग टिकटॉक करते हैं और रील्स करते हैं. दे आर मोर इंटरेस्टेड. सो वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद देम. यहाँ पे अमेरिका में मैंने जो देखा है, एक बहुत अच्छा कल्चर है कि every locality, neighborhood, कस्बा ही नहीं माने, every मोहल्ले में एक स्टेट फंडेड लाइब्रेरी है. This very good, well organized, first class library. उस लाइब्रेरी के किस्म में इंडिया में कहीं नहीं देखे, जो इतना साफ सुथरा. वहां पे लोग जाके पढ़ते हैं, स्कूल के बाद जाके अपने रिसर्च करते हैं. स्कूल कॉलेज के बच्चे में लाइब्रेरी जाने का कल्चर है. तो आई वुड थिंक दैट मोर देन बिफोर लिट फेस्ट बिकम्स रेलेवेंट, वी शुड इंक्रीज एंड पॉपुलराइज द कल्चर ऑफ हैविंग लाइब्रेरीज इन स्मॉल टाउन, फंडेड बाय द स्टेट. और ये नहीं कि किताब रख गया, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसमें से लोग पन्ने फाड़ के ले गए स्टूडेंट्स. इनके मेंटेनेंस होना चाहिए. पढ़े लिखे लोग को लाइब्रेरियन के पोस्ट में रिक्रूट करना चाहिए, जो हिफाजत कर सके, who can share their knowledge, who knows how to index and keep proper books. So in Indian context,
I would say having a library is more important than having organizing a lit fest. और अगर lit fest करना है तो उसको छोटे शहर में ले जाना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए, तब ये स्प्रेड हो सकता है। आप लाइब्रेरीज की बात कर रहे थे, मुझे एक किस्सा याद आया मेरे घर में। जब मेरे अंकल वगैरह जेएनयू में पढ़ रहे थे आज से तकरीबन 15, 16, 20 साल पहले, तो बताते थे कि हम मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में रहते थे या जब जामिया में थे। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड की, लेकिन अब मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के पूरे हाल हैं। बहुत पुरानी बुक्स हैं जिनकी बाइंडिंग फट चुकी है, नई बुक्स आती नहीं है, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स बुक अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे इस टाइम। सही बोले हैं, और यूनिवर्सिटी शायद रिसोर्सेज भी स्पेंड नहीं करते लाइब्रेरी को मेंटेन करने एनीमोर। पहले जमाने में ऐसा था कि गूगल नहीं था, फेसबुक में स्टोरी नहीं आते थे, तो ओनली वेयर यू कुड गो इज इन अ लाइब्रेरी। हम फुल टाइम राइटिंग के पहले भी मैं 30 साल जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, तो पहले के जमाने में न्यूज़पेपर में लाइब्रेरी क्लिपिंग्स लाइब्रेरी मेंटेन होता था कि हर पुराने रेफरेंस मटेरियल के लिए पुराने अखबार में जो जो लिखे थे वो सब प्रिजर्व करके रखते थे क्लिपिंग करके। तो वो जमाना खत्म हो गया, तो it has moved to digital library. Now your library is also in your pocket on your phone. You can get any reference material that you want. You can get PDFs of old books. You can use Kindle. That is what technology has done. So you're carrying your library in your pocket in a way, yes. But library is more than carrying your library is more than carrying it on your digital pocket. Library is a place for meeting. Library should be made into a place of exchange of ideas. अड्डा मारने का जो बोलते हैं अड्डा, वो करने का जगह है कि बैठ के पढ़ते पढ़ते क्रॉस रेफरेंस कीजिए, 10 लोगों से मिले। वहां से ऐसा होना चाहिए कि किताब के पहले एक कैफेटेरिया होना चाहिए लाइब्रेरी के साथ, जहाँ पे बैठे, या एक लॉबी होनी चाहिए जहाँ लोग बैठ के जो पढ़ रहे हैं डिस्कस करें। Then and that itself becomes a festival. You create the festival around the library of interaction. यहाँ पे आपने आया था दिल्ली लिट फेस्ट में, टाइम्स लिट फेस्ट में, या शायद आप जयपुर लिट फेस्ट गए होंगे या बॉम्बे बैंगलोर में गए होंगे, पर वहाँ पे beyond listening to the authors, and some people are going, some people are not, most people are not aware that such an event is taking place in the city. But beyond that, what is the discussion happening? सब फोटो ऑप में ही लगे रहते हैं, ऑथर्स सुनाने में वो भी फोटो ऑप में लगे रहते हैं। हम भी वैसे में कितने बुक साइन किए, खड़े खड़े होके उसके फोटो लिए अपने फेसबुक में लगाए, बट आर वी डिस्कसिंग? Yes, the festival event gives you chance for discussing, moderated discussions होता है, but beyond that, are the audience list discussing अपने आप में? Is it? मेरे So ख्याल से वो लिटरेचर फेस्ट एक बुक प्रमोशन इवेंट ज्यादा बन चुका है आजकल। वहाँ yes, नई बुक सारी बस प्रमोट, और टाइम बहुत कम दे रहे हैं एक स्लॉट में। yes, and it is not possible also. They have to, because the cost of hosting a festival is too much. So you can do it only once in a year, in one Yeah. city perhaps. But why don't we create the culture of festival around our libraries, around our communities, where people gather, where पहले एक मुशायरा का, अभी भी है शायद पुरानी दिल्ली में, हमने 1-2 में जा चुके हैं, वो कल्चर था जो लोग आके डिस्कस करते थे, अपनी कविता सुनाते थे अपने, हाँ, and that has to be revived in any cultured or literary society. You have to take it from the isolation. Digital world is an isolated world. मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया, दिस इज डिजिटल डिस्कशन। शायद आपके फैंस और आपके फ्रेंड्स इसको देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, सुनेंगे, अंडरस्टैंड की, बट ये मीडियम को यूज करके we have to bring together a physical community. We have to create a tribe where we constantly celebrate literature. एब्सोल्युटली। इंडिया में या यूएस में कोई एक यूथ है, यंग लड़का है, लड़की है, क्या वो एक फुल टाइम ऑथर बनने का ख्वाब देख सकता है कि मैं लाइफ में एक फुल टाइम ऑथर रहूंगा, या उससे इतने पैसे आ सकते हैं कि वो अपनी डिसेंट लाइफस्टाइल जी सकता हो? देखिए, ये ट्रिक ये आज का नहीं है, ये सदियों का है, हजारों सालों का है। हु बिकम्स एन ऑथर एंड हाउ डू यू बैलेंस योर राइटिंग्स with your sustenance livelihood?
ये तो यहाँ पे हजारों ऑथर हैं, बट मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स, करते हैं खुद ही पे करके अपने, बिकॉज गेटिंग इनटू द बिग ब्रांड्स, बिग पब्लिशिंग हाउसेस इज वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और ये नहीं कि आपने किताब छाप दिया तो हो गया, उसके बाद उसका जो पब्लिसिटी में, इफ यू हैव द मनी यू कैन पब्लिसाइज, तो लोग को नौकरी करना पड़ता है। एंड सैडली authorship becomes a part-time job or a post-retirement thing or a pre-retirement thing. Very few people engage in just writing as a profession without being employed anywhere. इसलिए even in earlier days, writing was the occupation of very rich जो nobility होते थे, राजा महाराजा, even in West, उनके घर के जो खाना पीना नौकर चाकर है, you just live in a huge mansion and you write, you enjoy, you read, you have your own personal library and read. They didn't have to worry about the life, managing their life. और होते थे बहुत गरीब लोग जिनका वो जाके वो वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन पेरिस के स्लम्स में रहते थे, वहां जाके वो रेबेलियन का लाइफ अगर लीड करे तो कोई खिला देगा, कोई पिला देगा। यहाँ पे भी इंडिया में जितने म्यूजिशियंस थे, लेखक थे, जितने बड़े बड़े पेंटर्स थे, वेदर इन मुगल टाइम्स और इवन इन इंडियन हिंदू किंगडम्स, दे वर ऑल मेंटेन्ड बाय द किंग। आपने शायद, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट अ पर्सन कॉल्ड इब्न बतूता। वो 1300 साल सेंचुरी में होल वर्ल्ड ट्रैवल किया था। वो ट्यूनिसिया से लेके एकदम इंडिया तक, बोलते हैं चाइना तक गया था। बट फॉर हिम टू इंडल्ज इन दैट पैशन, एवरीवेयर ही वेंट, he was maintained by and he was funded by the local king as a scholar. And in India, Muhammad bin Tughlaq took care of him. तो यहाँ पे कहाँ पे हो रहे थे, खाते कहाँ, बहुत बहुत पैसे मिलते थे। तो that culture of philanthropy-led literature, it could be revived in India. Whether the state sponsors pay, state में कुछ है, but that is not enough. वो अवार्ड दे देते हैं, 1 लाख के साइटेशन दे देते हैं, but that is not enough. So the society for the joy of literature should come around. और हमारे इसमें जितने लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, they should perhaps encourage and they should fund people who want to dedicate their lives to writing, or else we must have enough. नहीं तो हो जाता है, it's a part-time thing. And there are few authors. इंडिया में बोलते हैं कि सिर्फ 2 ऑथर हैं अभी के आज के जमाने में whose books earn enough for themselves not to work. उनको इतना रॉयल्टी मिलता है। एक है आमिश के नाम सुने हैं, उन्होंने शिवा ट्रायोलॉजी और ये सब लिखा है। आमिश त्रिपाठी is very popular in that circuit. Whatever that his books are in demand. दूसरे जो है, just because I'm telling you right now, I forget his name, जिन्होंने 3 Idiots का ओरिजिनल किताब लिखा था. Do you remember his name? I'm sorry about it. Chetan Bhagat. These 2 people have written books. They write books which can sustain them, which have made them rich. पर इसके सिवाय और है नहीं, बाकी सब लेक्चर सर्किट में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, कोई जर्नलिज्म कर लेते, कोई न्यूज़पेपर में लिखते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, या तो अपना कल्ट बना लेते हैं, कल्ट में जाके वो भाषण देते रहते हैं, लोग आते हैं, उसमें पैसे देते हैं सुनने के लिए। बट प्योर जॉब राइटिंग में देयर आरंट मेनी पीपल हु डू इट। दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ इट। आजकल एक बहुत ट्रेंड भी चला है अपनी बुक पब्लिश कराने का। यूट्यूबर्स, एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी बुक लेकर आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? सॉरी, और एक बार बहुत ट्रेंड चला इधर बीच पिछले सेल्फ पब्लिशिंग, जिसमें यूट्यूबर्स, एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो ऑथर नहीं है वो अपनी बुक लेकर आ रहे हैं एक। Because that is not literature, that is publicity. So writing is also, whether newspaper में आर्टिकल या किताबें आया है हमारे यहाँ, ये ट्रेंड एक्चुअली शुरू हुआ था, आप इफ आई रिमेम्बर, इन मॉडर्न, ये पहले करते थे लोग, ऑटोबायोग्राफी कमीशन करवाते थे और बायोग्राफीज का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो
वेल नोन राइटर्स को पे करते थे कि हमारा जीवन कहानी लिख दो. With entrepreneurs, they started writing. It started with Bill Gates writing The Road Ahead. एक किताब लिखे थे उन्होंने. So that gave him intellectual heft, but also Bill Gates was a very well-read person. अभी भी वो साल में हर साल वो जो 20, 25, 50 किताब पढ़ते हैं उनके लिस्ट पब्लिश करते हैं, and others follow that regularly and they pick up the books that influences. He's a voracious reader. इंडिया में ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, नंदन नीलेकानी ने लिखा इमेजिनिंग और री इमेजिनिंग इंडिया बोल के किताब, अपना व्यूज लिखे. एंड बाय देन आप नंदन नीलेकानी का नाम सुने होंगे, वो इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर्स में से थे, सीईओ. उन्होंने हमारे बाद में जाके वो री इमेजिनिंग इंडिया के आधार पे उनको गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह ने लिया प्लानिंग कमीशन में, और उन्होंने आधार कार्ड की सॉफ्टवेयर बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई. How to link the Indian people. एक लास्ट क्वेश्चन और. हाँ, तो ये करते हैं वो मॉडल. अभी एक मिनट, सॉरी, इसको मैं कंप्लीट कर दूं. तो ये करते हैं और people accept it and that's become a trend. Yes, please tell me. What is your last question? The very last question. Yeah. आप किन ऐसे कंधों पर देखते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर को, इंडियंस के, जो आगे लेके चल रहे हैं और जो इंग्लिश लिटरेचर में एक नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं, जो यंग राइटर्स या पोएट्स आ रहे हैं? अभी तक unfortunately that has not happened. If you're talking about literature, there are many people who have made a difference and written books. I mean, you have Chetan Bhagat, you have Shashi Tharoor, you have Amish Tripathi. But are they bringing a revolution? Are they creating an Iqbal out of Indians? Is there a person, or is there a Rabindranath Tagore happening? I don't see that happening yet. That hasn't happened. जो भी इंडियन नेम्स आए हैं एंड फेमस हुए वर्ल्ड वाइड, वेदर यू कॉल झुम्पा लाहिड़ी और सलमान रश्दी, दे हैव prospered because they have done it out of the West, not out of India. जैसे बॉलीवुड का हीरो बना है तो लिटरेचर में वैसे कोई वर्ल्ड स्केल हीरो अभी नहीं बना. It is high time to do it, but it won't happen as long as our job requirement becomes that we become a code writer. We spend all our career in trying to become a code writer, or at the best a hospital doctor. Nothing wrong with it. We are very scientifically advanced society, but the same emphasis and the same priority must come in literature for India to throw up a literary figure in the 21st century, and that has not happened yet. Does that answer your question? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आप सुन रहे थे. The questions are done. Okay. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आप सुन रहे थे शुभ्रांशु रॉय को. इस एपिसोड के लिए बस इतना ही. आपसे मिलेंगे अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you for inviting. It was a joy speaking to you.